हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नैनेश कुमार नयन फ्रॉम नयन एजुकेशन पॉइंट। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश ग्रामर में आप किसी से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो टेंस पढ़िए, इंग्लिश बोलना है तो टेंस पढ़िए, इंग्लिश समझना है तो टेंस पढ़िए, इंग्लिश लिखना है तो टेंस पढ़िए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके इंग्लिश ग्रामर में, टेंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि टेंस के 3 भेद होते हैं और वो तीनों भेद के 4 भेद होते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि वो चारों भेद में से प्रेजेंट टेंस का पहला भेद होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। और यकीन मानिए आप मात्र 10 मिनट के लिए समय दीजिए, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरे गारंटी के साथ सिखा दूंगा। ठीक है, तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, है ना, ये सब लगा रहे, है ना, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब हम किसी वाक्य को या 3 भाग में बोलते हैं, या तो हम लोग अफर्मेटिव में बोलते हैं, या निगेटिव में, या फिर इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में जैसे कि तुम मछली खाते हो, है ना, निगेटिव में तुम मछली नहीं खाते हो, और इंट्रोगेटिव में क्या तुम मछली खाते हो, है ना। तो ता है, ती है जिस सेंटेंस में आ रहा है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एस से मैंने सब्जेक्ट को डिनोट किया है, ओ से मैंने ऑब्जेक्ट को डिनोट किया, लेकिन यहाँ पे देखना है V1 और V5, V1 और V5। V1 किसके किसके साथ लगता है, आई, बी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। अब V5 किसके किसके साथ लगता है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ। यानी कि हैव हैज वाला मामला है, जिसके जिसके साथ हैव लगता है उसके साथ साथ V1, जिसके जिसके साथ हैज लगता है उसके साथ V5, है ना। पहले अगर जो हैव आपको याद होगा तो वही सेम चीज पुट करना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाती है कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर V1 में लिखते हैं रीड तो V5 हो जाता है रीड्स, इसमें एस या ईएस लग जाता है ना। V1 होता है गो तो V5 हो जाता है गोज, है ना। V1 होता है राइट तो V5 हो जाता है राइट्स। यानी कि आपका V5 जो होता है वो रीड्स, है ना, गोज, राइट्स, ये सारे V5 के अंतर्गत आ जाते हैं। रन्स, कुक्स, है ना, ईट्स, ये सारे V5 के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि अगर जो आई, बी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ रीड लगेगा तो ही, सी, इट, नेम एवं सिंगुलर नंबर के साथ रीड्स लगेगा। ओके, आई, बी, यू, दे के साथ गो लगेगा तो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ गोज लगेगा, है ना। ठीक है, आई, बी, यू के दे के साथ राइट लगेगा तो ही, सी, इट, नेम के साथ राइट्स लगेगा। यही प्रक्रिया है, बस इतना ही समझना है आपको। ता है, ती है, ते है पे सारा सेंटेंस आपको बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने आ जाएगा, है ना, कि V1 है या V5। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। देखिए ताहू आ रहा है, ताहू, मैं ये आपको लिखाया भी हूं, ताहू। तो इसके साथ क्या लगेगा, मैं का अंग्रेजी आई और आई के साथ V1 लगाना है, यानी खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट बन गया। बस आई ईट, मैं खाता हूं। अभी इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसी तरह था कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तब जा करके आम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया और खाना ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, पहले खाना का अंग्रेजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। आई ईट, और एक आम खाते हैं एक बार में, आई ईट ए मैंगो। ओके, आई ईट ए मैंगो। तो ये तो था कि V1 का प्रयोग क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो कि जिसमें V5 का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो क्या होगा, ही के साथ देखिए क्या लगाना, V5। अब मैंने क्या बताया था कि पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, V5, ही रीड्स होगा। क्या होगा, ही रीड्स।
ओके। अगर जी इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस ले लेते हैं कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो दिमाग में रखिए कि पहले पढ़ना का अंग्रेजी लगेगा, बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, किताब का अंग्रेजी लगेगा। ही के साथ मैंने बताया कि आपको V5 लगाना, ही रीड्स ए बुक। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसके साथ V1 लगता है और किसके साथ V5। मैं शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, जिन्हें टेंस से डर लगता है, वो हमारे इस चैनल पे आए और वीडियो को देखें। पूरा विश्वास कीजिए कि आपको 10 मिनट के अंदर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा। इसी तरह से हर टेंस समझने के लिए आपको बस 10-10 मिनट देना होगा और आपको सारा टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप साथ ही साथ बोल सकते हैं। अब है कि आप बोलने वाली प्रक्रिया, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, है ना। इस तरह से आप उसको इंग्लिश में बोलिए। आई रीड, आई रन, आई कुक, आई ड्रिंक, है ना। उसके बाद बह का अगर जो कोई प्रयोग आ गया तो उसके साथ V5 लगाइए। ही सीट नेम के साथ वह पढ़ती है, वह गाती है, वह नाचती है ना। सी रीड, सी सिंग्स, सी डांस, है ना। तो इस तरह से आप उसमें V5 का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आते हैं इसका निगेटिव के रूप में। तो निगेटिव भी देखिए, V1 जिसके साथ प्रयोग करते थे उसके साथ साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई, बी, यू और दे एवं प्लूरल नंबर के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, है ना। लेकिन कब? जब वाक्य में नहीं आ जाए। अब इसी को लेते हैं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, ठीक है। तो आई लगेगा, आई के साथ क्या लगाना है? देखिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ मैंने बताया कि डू लगेगा, आई डू। उसके बाद नॉट लगाना, आई डू नॉट। और V1, है ना। V1 खाना की इंग्लिश क्या होता है? ईट। इसमें खास बात क्या है कि सिर्फ V1 ही लगाना है, चाहे आई बी यू दे रहे, चाहे ही सी इट नेम रहे, सिर्फ आपको V1 ही लगाना है ना। इसमें था कि V5 लगाना था, अब यहाँ V5 का टेंशन खत्म, ठीक है। सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि आई बी यू दे के साथ डू और ही सी इट नेम के साथ डज लगाना रहेगा। कब? जब वाक्य में नहीं आ जाए तब, है ना। मैं नहीं खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो बस सेम प्रक्रिया, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, है ना। उसके बाद है कि अब एक डज वाला ले लेते हैं, वह नहीं पढ़ता है। आए दिन हम लोग घर में यही बात रट्टा लगाते हैं, अरे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह खेलता है, वह खेलता है ना, वह खेलता ही रहता है, वगैरह वगैरह। तो नहीं पढ़ता है तो उसको इंग्लिश में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड। डज को हम शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी बोलते हैं, डज नॉट को डजंट, ही डजंट रीड, है ना। वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो ही डजंट रीड ए बुक, है ना। एक ईट का प्रयोग ले लेते हैं, वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। जहां वाक्य में नहीं आ गया, ता है, ती है, ते है, पहले इसको देखना है, ता है, ती है, ते है ना। उसके बाद फिर देखना है कि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो दिमाग में लगाना है कि अच्छा इसमें डू डज का प्रयोग होगा। कुछ बच्चे अफर्मेटिव में ही डू डज का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है? डू डज का प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूं। क्या तुम गाते हो? क्या तुम गाते हो? तो क्या का अंग्रेजी तो अभी बाद की बात है, पहले देखेंगे यहाँ पे कि यू, तुम का अंग्रेजी क्या होता है। अब देखेंगे कि यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू लगता है। तो हम यहाँ पे डू यू, है ना, डू यू। और गाना का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग, है ना। V1 ही लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। डू डज
जहां भी दिखे V1 लगता है, डू डज, और एक और होता है डिड, जो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ना है ना। तो डू डज डिड है ना, डू डज जहां भी रहे वो वहां पे आपको वर्ब का पहला रूप V1 लगाना है ना। क्या वह नाचती है, क्या वह नाचती है। अब देखिए यहाँ पे वह का अंग्रेजी ता है, ती है यानी कि लड़के के लिए आ रहा है, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी होगा। तो सी के साथ हमें क्या लगाना है, डज है ना, डज सी डांस है ना। जब आपको शुरू में इसी तरह से बनाना होगा, पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा और उसके बाद देखना होगा कि उसके साथ डू लगता है कि डज। धीरे धीरे बनाते बनाते 2-4 दिन में फिर आपको ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा कि अच्छा सी के पहले हमको डज लगाना है, यू के पहले डू लगाना, आई के पहले डू लगाना है, बी के पहले डू लगाना, प्लूरल नंबर के पहले डू लगाना, ही के पहले डज लगाना, इट के पहले डज लगाना, सिंगुलर नंबर के पहले डज लगाना। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, लिखने का, बोलने का, है ना। देखिए क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। तुम की जगह हम लोग बेलोग ले लेते हैं, क्या बेलोग खाते हैं, तो इसका क्या होगा, डू दे ईट है ना। अब देखिए यही क्या अगर बीच में आ जाए, बेलोग क्या खाते हैं, बेलोग क्या खाते हैं है ना, बेलोग क्या खाते हैं। तो अब यहां पे क्या की अंग्रेजी वाट हो जाएगा है ना, वाट, सिर्फ वाट, क्या बीच में आ गया है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब बीच में आ गया, उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे। अब बाकी इसी इंट्रोगेटिव के तर्ज पर यही सेम टू सेम लिख देंगे, व्हाट डू दे इट, व्हाट डू दे इट। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कोई भी आते हैं, आप क्या खाते हैं है ना, आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव है ना। इस तरह से सारा सेंटेंस इसी से आता है। जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सूरज का उगना है ना, सूरज का डूबना, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाना, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाना, जितने भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर नॉट लगाना रहा कि क्या तुम नहीं गाते हो, क्या तुम नहीं गाते हो, तो डू यू नॉट सिंग है ना, पहले यू के बाद नॉट का प्रयोग करना है। अगर जो दोनों आ जाए एक ही साथ है ना, क्या भी और नहीं भी, तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट सिर्फ आगे लिख के डोंट यू सिंग, डोंट यू सिंग, इस तरह से भी बन सकता है। इस समय क्या होगा, नॉट आगे आ गया और दोनों एक साथ होकर के डोंट हो गया है ना। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक संक्षिप्त रूप में मैं बता दूं कि पहले अफर्मेटिव में V1 और V5 लगता है ना, और निगेटिव में डू डज लगता है। ये मैं बता दिया किसके किसके साथ लगता है। इंट्रोगेटिव में डू डज लगता है लेकिन वो शुरू में लगता है। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बोलिए घर में बैठ के। क्या तुम खाते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई डू यू नॉट रीड है ना, वगैरह वगैरह लिखिए, बोलिए, समझिए, पढ़िए, और इसी तरह से आपको इंग्लिश बोलने आएगा। 4 सेंटेंस लिख देने से बोर्ड पर वो इंग्लिश नहीं आता है। इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश बोलने आएगा। ओके, तो अगर जिस वीडियो को आप पसंद किए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।